नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे श्री लाल शुक्ल की रचना अंगद का पाँव। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक रचना है। तो आइए सबसे पहले शुक्ल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, शुक्ल जी की अगर बात करें तो इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 ईस्वी में हुआ। निधन 28 अक्टूबर 2011 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। अंगद का पाँव, क्योंकि हमारे यहाँ अभी हमें करना है, ये जो अंगद का पाँव इनकी निबंध रचना है व्यंग्यात्मक, तो इसका भी रचना काल आपको पता होना चाहिए कि अंगद का पाँव जो व्यंग्यात्मक निबंध है ये कब लिखा। 1958 ईस्वी में इसकी रचना की। और ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। जो शुक्ल जी के निबंध है ये सामाजिक चिंता को ध्यान में रखते हुए या जो दीन दुनिया है उनको अपने नजरिए से देखते हुए इन्होंने व्यंग्य किए हैं। इनके व्यंग्य ऐसा नहीं है कि हमें गुदगुदाते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो हास्य पैदा करते हैं, बल्कि इनके निबंधों में सामाजिक संलग्नता, चिंता और दुनिया के प्रति अपने नजरिया दिखाई देता है। और इन्होंने जीवन के प्रत्येक विद्रूप विषय के प्रति एक व्यंग्यात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये शुक्ल जी के बारे में है कि उन्होंने किस प्रकार से अपना साहित्य लिखा, और वो भी कौन सा व्यंग्यात्मक साहित्य। आइए अब इनका जो निबंध है अंगद का पाँव, उसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अंगद का पाँव। वैसे तो मुझे स्टेशन जाकर लोगों को विदा कर देने का चलन नापसंद है। यानी लेखक स्वयं की बात बता रहे हैं। मैं शैली में लिखा है। इस बार मुझे स्टेशन जाना पड़ा और मित्रों को विदा देनी पड़ी। इसके कई कारण थे। पहला कारण ये क्या बताते हैं, यही कि वे मित्र थे, यानी वो दोस्त थे, इसीलिए उनके साथ स्टेशन जाना पड़ा। और मित्रों के सामने सिद्धांत का प्रश्न उठाना ही बेकार होता है। यानी जहाँ मित्रता का विषय होता है वहाँ किसी प्रकार का सिद्धांत कोई कार्य नहीं करता। दूसरा कारण वे क्या बताते हैं कि आज निश्चय ही पहले दर्जे में सफर करने वाले थे। यानी जो ट्रेन है या रेलगाड़ी है उसके जो पहले दर्जे के डिब्बा होता है उसमें सफर करने वाले थे, जिसके सामने खड़े होकर रुमाल हिलाना मुझे निहायत दिलचस्प हरकत जान पड़ती है। यानी यहाँ पर क्या है, इसमें इस पंक्ति में क्या बताना चाहते हैं, दिखावा, कि समाज में दिखावा एक या ढोंग करना एक प्रचलन हो गया है कि कैसे पहले दर्जे के डिब्बे के सामने रुमाल हिलाकर विदा देना उन्हें एक दिलचस्प बात जान पड़ती है। इसीलिए मैं स्टेशन पहुंचा। मित्र के और भी बहुत से मित्र स्टेशन पर पहुंचे थे। उनके विभाग के सब कर्मचारी भी वहीं मौजूद थे। प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी रौनक थी। चारों ओर उत्साह फूट सा पड़ रहा था। अपने दफ्तर में मित्र जैसे ठीक समय पर पहुंचते थे, वैसे ही गाड़ी भी ठीक समय पर आ गई थी। देखिए, व्यंग्य दिखाया है। दफ्तर में मित्र ठीक समय पर पहुंचते थे, बिल्कुल वैसे ही गाड़ी भी ठीक समय पर आ गई। यानी कोई भी उचित समय पर अपने स्थान पर नहीं था। अब उन्होंने स्वामी भक्त मातहतों के हाथों गले में मालाएं पहनी, सबसे हाथ मिलाया, सबसे दो चार रस्मी बातें कही और फर्स्ट क्लास के डिब्बे के इतने नजदीक खड़े हो गए कि गाड़ी छूटने का खतरा ना रहे। गाड़ी छूटने वाली थी। लोगों ने सिग्नल की ओर देखा, वह गिर चुका था। यानी गाड़ी के जाने का समय हो गया था। सिग्नल ये संकेत दे रहा था। अब चूंकि कुछ और करना बाकी न था, इसीलिए उन्होंने उन लोगों में से एक आदमी से बातें करनी शुरू की। यानी जो जाने वाला मित्र है वो अपने सभी कार्य पूरे कर चुका था और अब वक्त बिताने के लिए उसने क्या किया, एक आदमी से थोड़ी बात करनी शुरू की, जो कि ऊपरी मन से हर काम के आदमी को दावत के लिए बुलाते हैं और जिनकी दावतों को हर आदमी ऊपरी मन से हंसकर टाल दिया करता है। यानी दोनों तरफ ही दिखावा है। यहाँ पर केवल रस्म निभाई जा रही है। हमारे मित्र भी उनकी दावत टाल चुके थे, इसीलिए वे कहने लगे, इस बार आऊंगा तो आपके यहाँ रुकूंगा। वे हंसने लगे, कहने लगे, आप ही का घर है, आने की सूचना भेज दीजिएगा, मोटर लेकर स्टेशन आ जाएंगे। तब मित्र ने कहा,
इसमें तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है, यानी आपको इतनी दिक्कत करने की क्या ज़रूरत है। तब मित्र बोले कि तकल्लुफ घर वालों से ही तो किया जाता है। तब वे बोले, जाइए साहब, ऐसा ही घर वाला मानते हो तो आप बिना एक शाम हमारे गरीब खाने पर रूखा सूखा खाए यूं ही निकल जाते। तब मित्र ने कहा कि ऐसी क्या बात है, आप ही का तो खाता हूँ। तब वे हे हे करने लगे। तभी गाड़ी ने सीटी दी और लोग आशापूर्वक सिग्नल की ओर झांकने लगे कि शायद गाड़ी अब चल पड़े, क्योंकि सिग्नल हुए काफी वक्त बीत चुका था। मैंने इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मित्र को हमेशा मेरे ही यहाँ आकर रुकना था और हम दोनों इस बात को जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे मित्र दफ्तर में आते तो समय पर थे, पर जाने में हमेशा कुछ देर कर देते थे, वैसे ही समय हो जाने पर भी गाड़ी ने सीटी तो दे दी थी, पर चली नहीं थी। जैसे दफ्तर के हालात हैं, उसी प्रकार के हालात कुछ गाड़ी के भी हैं। इसीलिए फिर रुक रुक कर इन विषयों पर बातें होने लगी कि मित्र को पहुंचते ही सबको चिट्ठी लिखनी चाहिए और उस शहर में अमरूद अच्छे मिलते हैं, और साहब आइएगा तो अमरूद जरूर लाइएगा। तब पुराने नौकर ने बताया कि नाश्तेदान को बिस्तर के पीछे रख दिया है, यानी रेलगाड़ी, क्योंकि पहले दर्जे का या फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा लिया है उन्होंने रेलगाड़ी का, उसमें नाश्ता रखा है, और कहाँ, जिस बिस्तर पर वो लेट के जाएंगे उसके पीछे। तभी पुराने हेड क्लर्क बोले कि बिस्तर का सिरहाना उधर के बजाय इधर होता तो अच्छा होता, यानी जो व्यवस्था है उसमें अब मीन मेख निकाली जा रही है, क्योंकि उधर कोयला उड़कर आएगा। तब हेड क्लर्क बोले कि नहीं, कोयला उधर नहीं आएगा, बल्कि उधर से सीनरी अच्छी दिखेगी। तभी कैशियर बाबू आ गए। उन्होंने मित्र को 10 रुपए की रेजगारी दे दी। तब मित्र ने खुलेआम उनके कंधे को थपथपाया और खुले गले से उन्हें धन्यवाद भी दिया, यानी इस रेजगारी के लिए जो उनको धन दिया गया था 10 रुपए, उसके लिए उन्होंने उनको शुक्रिया कहा। किसने? मित्र ने। इस पर सबने न तो कुछ पर पर इस सब से न तो कुछ होना था और न हुआ। लोग महीना भर से जानते थे कि मित्र को जाना है, यानी सबको ये पता था कि इस व्यक्ति को यहाँ से, जो लेखक का मित्र है, उसे यहाँ से जाना है। इसीलिए मतलब कि सभी बातें पहले ही अकेले में खत्म हो चुकी थी। सबके सामने वे सभी बातें की जा चुकी थी जो सबके सामने कही जाती है, यानी कुछ बातें ऐसी है जो पर्दे के पीछे कार्य करती हैं और कुछ बातें ऐसी है जो सबके सामने होती हैं। सामान रखा जा चुका था, टिकट खरीदा जा चुका था, मालाएं डाली जा चुकी थी, हाथ या गले या दोनों मिल ही चुके थे, और गाड़ी चलने का नाम तक नहीं ले रही थी, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अंगद का पांव रावण की सभा से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। थिएटर में जब हीरो पर वार करने के लिए विलेन खंजर तानकर तिरछा खड़ा हो जाता है, उस वक्त पर्दे की डोरी अटक जाए तो सोचिए क्या होगा। बिल्कुल कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर था, कुछ वैसी ही हालात थी। पर्दा नहीं गिर रहा था, चूंकि यानी ट्रेन नहीं जा रही थी। सब अपनी तैयारियां कर चुके थे, लेकिन ट्रेन के जाने में अभी भी समय लग रहा था। मेरे पास कहने को कोई बात नहीं रह गई थी, इसीलिए मैं मित्र से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और किसी ऐसे आदमी की तलाश करने लगा जो बराबर बात कर सकता हो, यानी जो लगातार बातों में लगाए रखे, ऐसे आदमी की तलाश। जो ऐसा आदमी नजर में आया तो उसे मित्र की ओर ठेल भी दिया, यानी जो मित्र को थोड़ी देर और बहलाए। उसने अपनी हमेशा वाली मुस्कान दिखाते हुए कहा, आपके जाने से यहाँ का क्लब सुना हो जाएगा। मित्र ने हंसकर इस तारीफ से इनकार किया। उसने कहा, पहले ब्राउन साहब के जमाने में टेनिस इसी तरह चली थी, पर अब देखिए क्या होता है। मित्र बोले, होता क्या है, आप चलाइए। तभी वे एकदम नाराज हो गए, तुनक कर बोले, मैं क्या चला सकता हूँ जनाब, मुझे तो ये लड़के क्लब का सेक्रेटरी ही नहीं होने देना चाहते। यानी वो अपने मन की बात या अपने मन का दुख बताने लगता है। जब कोई टिकिया चोर सेक्रेटरी हो तभी टेनिस चलेगी, मुझे तो ये निकालने पर आमदा हैं। बोलते बोलते वे अकड़ कर खड़े हो गए। मित्र ने हंसकर इस विषय को टाला। उसके बाद इनकी बातों का भी दिवाला पिट गया और बात आई गई हो गई। यहाँ पर बात चल रही है कि किस प्रकार यहाँ किसी क्लब की बात चल रही है, टेनिस क्लब की बात चल रही है कि वहाँ भी किस प्रकार घपलेबाजी चलती है, कैसे टिकिया चोर सेक्रेटरी हो तभी टेनिस चलेगी, यानी वहाँ पर भी
कोई ईमानदार आदमी की जगह नहीं है, बल्कि वहां पर भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कपटी है या जो खिड़की के पीछे काम करने वाले हैं। पर गाड़ी नहीं चली। इतना सब बातें होने के बाद भी, इतना सब इंतजार होने के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। सिग्नल देने के बाद भी गाड़ी नहीं चली। मित्र कुछ देर तक बेचैनी से सिग्नल की ओर देखते रहे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलकर पान सिगरेट के इंतजाम में लग गए। कुछ को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं ने इस कदर बेजार किया कि पास के बुक स्टॉल पर अखबार उलटने लगे। कुछ के मन में कला, कौशल और ग्रामोद्योग के प्रति एकदम से प्रेम उत्पन्न हो गया। यानी अलग अलग प्रकार की बातें होने लगी, कौशल की, कला की, ग्रामों में जो उद्योग हैं उनकी। वे पास की एक दुकान पर जाकर हैंडीक्राफ्ट के कुछ नमूने देखने लगे। तब एक पुराना स्थानीय नौकर मित्र के हाथ लग गया। उसे देखते ही अचानक मित्र ने के मन में समाज की समाजवादी व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो गया। वे हंसकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब वह रोकर अपनी पारिवारिक विपत्तियां सुनाने लगा। अब मित्र बड़े करुणाजनक भाव से उसकी बातें सुनने लगे। तब कुछ टिकट चेकर तेजी से आए और सामने से निकल गए। मित्र ने उनकी ओर देखा, पर जब तक वे कुछ बात करने की बात तय करें कि वे आगे निकल गए। यानी मित्र जब बात करते उससे पहले ही टिकट चेकर वहां से निकल गए। तब तक एक लंबा सा गार्ड सीटी बजाता हुआ निकला। हेड क्लर्क ने कहा, सुनिए साहब, पर यह उसने अनसुना कर दिया और सीटी बजाता हुआ आगे निकल गया। निश्चित है कि हेड क्लर्क ट्रेन चलने के बारे में, रेलगाड़ी चलने के बारे में पूछता, लेकिन किसी ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। पर गाड़ी फिर भी नहीं चली। कुछ को परिस्थिति पर दया आई और वे मित्र के पास सिमट आए। किसकी परिस्थिति पर? मित्र की, जो जाने को तैयार है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। पर घूम घूम कर कई लोगों ने कई छोटे छोटे गुट बना लिए और कला के लिए जैसे कला, वैसे बात के लिए बातें चल निकली। यानी जैसे कला के पास कला अपने आप हो जाती है या कलाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार बात से भी बातें निकलती हैं और वहां पर भी बातों का माहौल बन गया। एक साहब की निगाह मित्र की फूल मालाओं पर गई। उनको उसी से प्रेरणा मिली। बोले, गेंदे के फूल भी क्या कमाल पैदा करते हैं। असली फूल मालाएं तो गेंदे के फूलों की ही बनती है। यानी उनको वो फूल मालाएं पसंद है, उन्हीं की वो बात करने लगे। बातचीत की सड़ियर मोटर एक बार जब धक्का खाकर स्टार्ट हो गई तो उसे फटाफट फिर क्या पूछना। दूसरे महाशय ने कहा, इंडिया में अभी तो जैसे हम बैलगाड़ी के लेवल से ऊपर नहीं उठे, वैसे ही फूलों के मामले में गेंदे से ऊपर नहीं उभर पाए हैं। गाड़ियों में बैलगाड़ी, मिठाइयों में पेड़ा, फूलों में गेंदा। लीजिए जनाब, यही है आपका इंडियन कल्चर। यानी यहाँ पर किसका व्यंग्य किया जा रहा है? इंडियन कल्चर का व्यंग्य किया जा रहा है। इसके जवाब में एक दूसरे साहब ने भीड़ के दूसरे कोने से चीख कर कहा, अंग्रेज चला गया पर अपनी औलाद छोड़ गया। यानी अंग्रेजी छोड़ गया या औलाद छोड़ गया। तभी गार्ड ने सीटी दी और वे चौंक कर इंजन की ओर देखने लगे। इंजन एक नए ढंग से सीसी करने लगा। कुछ सेकंड तक यह आवाज चलती रही, पर उसके बाद फिर पहले वाली हालत पर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे दफ्तर छोड़ने के पहले मित्र कभी कभी कुर्सी से उठकर भी कोई नया कागज देखते ही फिर से बैठ जाते थे। तब उस पुष्प प्रेमी ने अपना व्याख्यान फिर से शुरू किया। हाँ साहब, तो अंग्रेजों ने गुलाब की वो वैरायटी निकाली है कि कमाल हासिल है। सनबर्स्ट, पिंक पर्ल, लेडी हेल्डिंग, ब्लैक प्रिंस, वाह कमाल हासिल है। ये सब गुलाब की वैरायटी के नाम है। यहाँ पर क्या इंडियन कल्चर पर व्यंग्य किया जा रहा है और जो अंग्रेजों के द्वारा अलग वैरायटी के किस्म हैं उनके यहाँ नाम गिनाए जा रहे हैं। और आपने यहाँ तो जनाब वही पुराना टुइयां गुलाब लीजिए और खुशबू का नगाड़ा बजाइए। यानी हम उसी पुरानी लीक को ही पीटते हैं, उसी पुरानी परंपरा को लिए अभी तक घूम रहे हैं। बात यही पर थी कि इस बार गार्ड ने सीटी दी। बहस थम गई, पर कुछ देर गाड़ी में कोई हरकत नहीं हुई। इसीलिए वे दूसरे महाशय भी भीड़ को फाड़कर सामने आ गई। अकड़ कर बोले, हाँ साहब, जरा फिर से तो चालू कीजिए वही पहले का दिमाग वाला मजमून। मेरा तो भाई दिमाग हिंदुस्तानी ही है, पर आइए आपके दिमाग को भी देख लें। तब मित्र महोदय बड़े जोर से हंसे और बोले, हातिम भाई और सक्सेना साहब,
ये सब हमेशा ही चला करता है। याद रहेंगे साहब, ये झगड़े भी याद रहेंगे। यानी उन दोनों की बातें सुनकर जो मित्र महोदय हैं वो बीच में बोल पड़ते हैं। इस तरह यह बात भी खत्म हुई। झगड़े को मजबूरन मैदान छोड़ना पड़ा। उधर सिग्नल गिरा हुआ था। इंजन फिर से सीसी करने लगा, पर गाड़ी अंगद के पांव सी अपनी जगह पर टिकी हुई थी। भीड़ के पिछले हिस्से में दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर धीरे धीरे किसी मित्र को समझा रहे थे। जनाब, जिंदगी में 3/4 तो दबाव है। कोयर्नश को बोलबाला है, कोयर्शन का बोलबाला है, बाकी 1/4 अपनी तबीयत की जिंदगी है। देखिए न, मेरा काम तो एक तख्त से चल जाता है, फिर भी दूसरों के लिए ड्राइंग रूम में सोफे डालने पड़ते हैं। यानी दिखावे का बोलबाला है। तब ढांकने के लिए एक धोती बहुत काफी है, पर देखिए बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना पड़ता है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, या दर्शन शास्त्र के ये प्रोफेसर हैं। ये मानते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं ये केवल हम दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही कोयर्शन है, यही जिंदगी है। स्वाद खराब होने पर भी दूध छोड़कर काफी पीता हूँ। जासूसी उपन्यास पढ़ने का मन करता है, पर कांटोल हीगल पढ़ता हूँ। यानी दिखावा बढ़ गया है वर्तमान समय में। और जनाब, गठिया का मरीज हूँ, पर मित्रों के लिए स्टेशन आकर घंटों खड़े रहता हूँ। यानी ये जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, ये जीवन की वास्तविकता बता रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने सीमित साधनों में अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए, लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए, या लोगों के सामने बड़ाई प्राप्त करने के लिए हम कितना कुछ जिंदगी में सहन करते हैं। वे और उनके श्रोता दोनों रहस्यपूर्ण ढंग से हंसने लगे, और फिर मुझे अपने नजदीक खड़ा पाकर जोर से खुलकर हंसने लगे, ताकि मुझे उनकी निश्चलता पर संदेश ना हो। गाड़ी फिर भी नहीं चली। अब भीड़ तितर बितर होने लगी थी, और मित्र के मुंह पर एक ऐसी दयनीय मुस्कान आ गई थी जो अपने लड़कों से झूठ बोलते समय, अपनी बीबी से चुराकर सिनेमा देखते समय, या वोट मांगने में भविष्य के वादे करते समय हमारे मुंह पर आ जाती है। ये वही मुस्कान थी जो बहानेबाजी, या ऐसी मुस्कान जिसमें सच्चाई नहीं होती। लगता था कि वे मुस्कुराना तो चाहते हैं, पर किसी से आंख नहीं मिलाना चाहते। तभी अचानक गार्ड ने सीटी दी, झंडी हिलाई, इंजन का भोंपू बजा, और गाड़ी चलने को हुई। लोगों ने मित्र से उत्साहपूर्वक हाथ मिलाए। फिर मित्र ही डिब्बे में पहुंचकर लोगों से हाथ मिलाने लगे। कुछ लोग रुमाल हिलाने लगे। मैं इसी दृश्य के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने भी रुमाल निकालना चाहा, पर रुमाल सदा की भांति घर पर ही छूट गया था। मैं हाथ हिलाने लगा। एक साहब वजन लेने वाली मशीन पर बड़ी देर से अपना वजन ले रहे थे, और दूसरों का वजन लेना देख रहे थे। गार्ड की सीटी सुनते ही वे दौड़कर आए और भीड़ को चीरते हुए मित्र तक पहुंचे। गाड़ी के चलते चलते उन्होंने उत्साह से हाथ मिलाया। फिर गाड़ी को निश्चित रूप से चलती हुई पाकर हसरत से साथ बोले, काश कि यह गाड़ी यहीं रह जाती। यानी जो मित्र बाद में आए हैं मित्र से मिलने के लिए, उनकी हसरत क्या है कि काश ये गाड़ी यहीं रह जाती, अंगद के पांव की तरह। तो इस निबंध में बहुत सारे विषयों पर व्यंग्य किया गया है। गाड़ी, सरकारी व्यवस्था जो अंगद की पांव की तरह से जड़ीभूत है, जम गई है, हिलने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मित्रों का दफ्तर आना और जाना, जैसे गुलाब की वैरायटी, गेंदे की बातें की है कि हम उसी पुरानी परंपराओं को, या पुराने जो हमारे विचार हैं उसी को लेकर हम यहीं पर इसी जगह उन्हीं परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं। उसका विरोध कुछ एक मित्र है जो करते हैं, जो यहाँ पर अंग्रेजी गुलाब के फूलों की वैरायटी बताते हैं। ये सब जो वर्तमान समय का जीवन है, जो हमारे समाज का यथार्थ है, उस पर करारा व्यंग्य किया गया है इस निबंध के माध्यम से। आप ये ध्यान में रखेंगे कि इस निबंध की रचना 1958 ईस्वी में की गई थी, और एक ये यथार्थवादी व्यंग्यात्मक निबंध है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध से जुड़े हुए सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। इसी के साथ इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।